पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर के पार्ट 2 की। जो रिमेनिंग हमारा चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स में से जो केमिकल रिएक्शन वाले जितने इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। ओके, आई होप आपने पार्ट 1 पहले देख लिया है। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। उसमें हमारा मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, सारी बातें हमने कवर की थी। अब रिमेनिंग पार्ट थोड़ा सा जो बाकी है वो कवर करेंगे एंड बाकी का जो सम्स है, जैसे मैंने कहा था, इक्वेशंस वगैरह है, वो करेंगे। सो लेट मी क्विकली शेयर टेक्स्ट बुक विद यू गाइस। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट मी। एंड आई होप यू कैन सी द टेक्स्ट बुक। लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है क्या होता है। आगे बढ़ेंगे हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। नाउ सबसे पहले तो समझिए व्हाट इज रेट ऑफ। रेट ऑफ ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होने वाला है आपके स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशली अगर आप मैथ्स आगे चूज करते हो, यू नो। सो रेट ऑफ क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज यानी कितनी तेजी से कोई चीज हो रही है, दैट इज रेट, कितनी तेजी से। सो यहां पर किस चीज की रेट की बात चल रही है? केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ। ओके, सो रेट ऑफ चेंज इसका मतलब होता है बेसिकली। ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली रीड इट कि यहां पर आपको कुछ एग्जांपल दिए थे वो लोग ने कि कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग एंड वो जलने लग जाता है तुरंत। आयन आर्टिकल रस्टिंग, जंग जो लग जाती है, आयन को जंग लगता है। तो एक सिंपल सा एक लॉजिक बताओ, क्या आयन को जंग किस स्पीड से लगता है? तो अगर उसको पानी में, पानी का एक्सपोजर मिला है, आपने नोटिस किया होगा बारिश के टाइम पे बड़े आसानी से हमारे कार या हमारे बाइक या हमारे कोई भी आयन वाली चीज में जो एक्सपोज टू रेन है वो बड़े जल्दी से जंग पकड़ लेती है। हमारी साइकिल वगैरह अगर आपने नोटिस किया होगा जंग पकड़ लेती काफी आसानी से कंपेयर टू अदर सीजन्स। इट मींस व्हाट? इट मींस रस्टिंग पहले भी होता था लेकिन अब उसका रेट ऑफ चेंज, उसका रिएक्शन प्रोसेस फास्ट हो गया बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ रेन। सो इट मींस दैट कि ये वाटर ने एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया है, रिएक्शन स्पीड बढ़ा दी है। तो यही हम चीज देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या क्या चीज है और किस वजह से, जैसे ये कैटलिस्ट हो गया एक वजह, वैसे कौन सी वजह से केमिकल रिएक्शन फास्ट या स्लो होता है, दोनों तरफ होता है। ओके, लेट्स जस्ट रीड दैट. It can be seen from the above examples that some reactions are completed in short time, that is occur rapidly, while some other require long time for completion, that is occurs slowly. तो एकदम सिंपल है, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं रैपिडली, या तो बहुत स्लो होते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं। इट मींस दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट। सिंपल भाषा में अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग रेट होता है। द सेम रिएक्शन occurs at a different rate on changing the conditions. अब यहां पे क्या बात कर रहे हैं? अलग अलग रिएक्शन अलग अलग होता है लेकिन सेम रिएक्शन का रेट चेंज करना, दैट इज द थिंग रेट ऑफ चेंज जिसको हम बोलेंगे। सेम रिएक्शन यानी आयन का जंग लगना नॉर्मल सीजन्स में सेम रिएक्शन है, रेनी सीजन में भी सेम रिएक्शन है, दोनों चीज में रस्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक में रस्टिंग फास्ट हो रही है, एक में रस्टिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है। तो ये रेट ऑफ चेंज का डिफरेंस है। सो यहां पे वही हम पढ़ेंगे, द सेम रिएक्शन अकर्स एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। तो कंडीशन चेंज करने पर रिएक्शन का टाइमिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, while at higher temperature during summer the rate of setting of the milk increases and the curd is formed early. तो ये एक और एग्जांपल है बहुत प्यारा सा, जो हम दही जमाते हैं दूध के हेल्प से। तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोज बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया फॉर्मेशन जब हाई टेम्परेचर होता है, रिप्रोडक्शन फास्ट होता है उनका, एंड जल्दी से दही बनता है। तो जनरली आपने देखा होगा दूध को जो है एक पैक करके अच्छी तरह से अंधेरे में, अंधेरा इन शॉर्ट लाइट से दूर, बेसिकली उसको ऐसी जगह रखा जाता है बेसिकली जहां कूल नहीं है, हॉट टेम्परेचर है थोड़ा सा। सो वहां रखेंगे, फ्रीज में नहीं रखेंगे, फ्रीजर में रख देंगे तो वो नहीं बने, दही नहीं बनेगा फ्रीजर में। ओके,
सो दूध को हम बाहर ऐसे छोड़ देंगे जहां पे उस पे गर्मी पहुंच रही है बेसिकली। एंड यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे सीजन के हिसाब से कि ठंडी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि रूम टेम्परेचर ही हमारा कूल रहता है, जबकि समर्स में हमारा रूम टेम्परेचर हॉट रहता है। तो वो प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन एंड मिल्क का फॉर्मेशन इनटू कर्ड बहुत फास्ट हो जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट हो गया, रैपिड हो गया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो इसी तरह से कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से हमारा केमिकल रिएक्शंस जो अलग अलग हैं वो फास्ट या स्लो हो सकता है। ओके, लेट्स रीड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला फैक्टर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहले कौन से रिएक्टेंट्स है उनका नेचर क्या है आपस में, उनके नेचर की वजह से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो कितने रिएक्टिव है, बेसिकली ऐसा कहने की मतलब है यहाँ पे वो कितने रिएक्टिव है। यानी कि हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी पॉजिटिवली रिएक्टिव होते हैं चीज, नेगेटिव रिएक्टिविटी होती है किसी चीज की। ये और डिटेल में आगे आने वाला है हमारे आगे पोर्शन में। सो उसमें अभी हम फिलहाल नहीं डाइव इन करेंगे। आपको बस समझना है हर एक रिएक्टेंट्स का एक रिएक्टिविटी पावर होता है। कोई ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, कोई स्लो तेजी से रिएक्ट करता है, बेस्ड ऑन उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने को है और गेन करने को। ये सारा लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। So let's just read it. Let us see the reaction of metals aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid. यानी एल्यूमिनियम के साथ एक बार HCl एंड जिंक के साथ एक बार HCl, तो क्या होता है। On reaction of both aluminum and zinc with dilute hydrochloric acid, H2 gas is liberated and water soluble salts of these metals are formed. तो पहले तो उन्होंने बताया कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है, लिबरेटेड यानी कि फॉर्म होता है, रिलीज होता है, एंड इनके सॉल्ट्स बन जाते हैं यानी कि हाइड्रो एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है। सो ये यहाँ पे लोग ने पहले बताया। हाउएवर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर्ड टू जिंक मेटल। तो अब कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर HCl हमने जब डाला तो जल्दी से उसके साथ रिएक्शन होता है कंपेयर टू जिंक के अंदर जब हम HCl डालते हैं। The nature of metal is responsible for this difference. Aluminum is more reactive than zinc. इसका मीनिंग क्या हो गया, एल्यूमिनियम में फास्ट हुआ, इसका मतलब इट इज मोर रिएक्टिव। तो मैंने ऊपर ही आपको बोला कि रिएक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है। Therefore, the rate of reaction of aluminum with hydrochloric acid is higher than that of zinc. Nature of reactivity, nature or reactivity of reactants influences the rate of chemical reaction. So ये we are going to learn this about in metallurgy. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये आगे हम पढ़ने वाले रिएक्टिविटी के बारे में। एंड बेसिकली रिएक्टिविटी से रिएक्शंस के अंदर टाइमिंग में फर्क आ जाता है। सेकंड, बी साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो एकदम सिंपल सी मैं बात करता हूं साइज ऑफ द पार्टिकल्स की। अगर बात करूं तो एक आप मुझे कॉमन सेंस बताओ, पानी है आपके पास 2 ग्लास में, ओके, एक में आप शुगर के बड़े बड़े टुकड़े डालते हो, शुगर के टुकड़े डालते हो, और एक में शुगर पाउडर करके आप मिक्स करते हो। सिंपल कॉमन सेंस बताओ किसमें जल्दी से मिक्सअप होगा, कॉमन सेंस है पाउडर वाले में, राइट। सो ये आपको लॉजिक समझना है कि पार्टिकल यानी कितना बड़ा पार्टिकल है उससे रिएक्शन में फर्क आता है। इसमें हमको स्टर कर करके वो पिघलने में टाइम, डिसॉल्व होने में टाइम लेगा, जबकि ये ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है तो एक ही बार में काइंड ऑफ नहीं भी करेंगे तो वो आई गेस मिक्स हो जाएगा। सो कहने का बात पार्टिकल्स ऑफ साइज से फर्क पड़ जाता है। सो लेट्स रीड इनका एग्जांपल क्या दिया है, शाहाबद टाइल का एग्जांपल दिया हुआ है। तो शाहाबद टाइल पहले भी मैं बता चुका हूं, एक टाइल होती है जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं फॉर स्विमिंग पूल्स के बाहर देखने मिलेगी आपको, घर में देखने मिलेगी। हमने टाइल्स एक तरह का जो जिसके अंदर बेसिकली कार्बन एंड लाइमस्टोन, ये पूरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर, कार्बोनेट वगैरह है उसके अंदर। तो उसके वजह से क्या होता है ना, जब वो ऑक्सीजन एंड नेचर से रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो CO2 गैस रिलीज करती है। इसलिए शाहाबद टाइल का बहुत बार एग्जांपल में लिया जाता है। तो यहां पर दिया हुआ है प्रोसीजर, टेक पीसेस एंड पाउडर। पीसेस एक जगह पे, पीस यानी टुकड़े लेने, और एक जगह पे पाउडर फॉर्म लेना है शाहाबद टाइल का, एंड ऑफ इक्वल वेट्स लेना है 2 टेस्ट ट्यूब्स में, एंड दोनों में 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। ऑब्जर्व वेदर effervescence of CO2 is formed at a faster or slower speed. So effervescence यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैस को effervescence कहते हैं। कैसे फॉर्म होके गैस रिलीज होता है, बेसिकली एस्केप ऑफ गैस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आप स्प्राइट की बोतल जैसे ही ओपन करते हो या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो आप, तो जो गैस निकलता है, तो दैट वाज एफरवेसेंस, उसको एफरवेसेंस ऑफ CO2 कहते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो रहा है पर्टिकुलर रिएक्शन में से। सो यहां पर जैसे ही आप देखोगे तो कॉमन सेंस की बात है, पार्टिकल्स वाले में CO2 गैस स्लोली होगा एंड पाउडर वाले में जल्दी होगा। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए यहां पे। यू मस्ट हैव फाउंड इन द अबव एक्टिविटी दैट CO2 effervescence is formed slowly in the pieces of शाहबत टाइल while at a faster speed with the powder। तो यही बात मैंने आपको बोली, कॉमन सेंस की बात थी, सिंपल सी आपको लॉजिक समझनी है। मैंने जो शुगर एग्जांपल दिया आप वो याद रख सकते हो। शुगर मॉलिक्यूल अगर आप बड़े बड़े टुकड़े लोगे वो इजीली मिक्स नहीं होंगे, जबकि पाउडर फॉर्म में वो लोगे तो इजीली मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे बस केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा मेरे वाले एग्जांपल में, शुगर वाले में इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ओके, बट यहां पर वो गैस रिलीज हो रहा है तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉजिक समझने के लिए शुगर का याद रखेंगे, लेकिन लिखना होगा कहीं पे एग्जांपल तो आप शाहबद टाइल वाला एग्जांपल लिखोगे। ओके, आगे रीड करेंगे। द अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है, जो रिएक्शन में पार्ट लेने वाले हैं, उनके साइज से फर्क पड़ता है। अब सिंपल, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना छोटा साइज होगा उतना इजीली होगा। पाउडर फॉर्म में वो छोटा साइज है, जबकि दूसरा पार्टिकल फॉर्म में वो बड़ा साइज है, टुकड़ा बड़ा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन यानी आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटिक, हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट। सो जब कॉन्सेंट्रेटिक होता है यानी कि वो एसिड मात्रा ज्यादा है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, कॉमन सेंस की बात है। और डाइल्यूटेड है तो उसका पावर हमने कम किया हुआ है। मैंने अल्कोहल का एग्जांपल भी दिया था, अल्कोहल हमने कम लिया है, उसको हमने पावर कम करने के लिए उसके अंदर कुछ मिक्स कर देंगे, सो डाइल्यूट हो जाएगा वो। सो वैसे ही एसिड को अगर हमें फास्ट रिएक्शन रखना है तो कंसंट्रेटिक यूज करेंगे, और अगर स्लो रिएक्शन रखना है तो डाइल्यूट वाला यूज करेंगे। एंड जनरली हम डाइल्यूट वाला ही यूज करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड वाला जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, जो हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए एंड एनवायरमेंट के लिए। सो लेट्स रीड दैट। Let us consider the reaction of dilute and concentrated HCl with carbon कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज, ये हम ऊपर देख चुके, कैल्शियम कार्बोनेट का पूरे रिएक्शंस में आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। लाइमस्टोन, बेसिकली लाइमस्टोन पाउडर के साथ HCl का फॉर्मेशन, ओके, तो CO2 गैस, सीधी सी बातें आने ही वाला है इसके अंदर। डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स स्लोली, यहां पे ध्यान दो, स्लोली, डाइल्यूट वाला स्लोली होगा विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर बाय calcium carbonate disappears slowly and CO2 also liberates slowly। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म तो होने ही वाला था, तो स्लोली होगा सब कुछ। डाइल्यूट वाले में स्लोली होगा क्योंकि उसके अंदर एसिड की मात्रा कम है, वो मिक्स्ड है पानी के साथ या किसी चीज के साथ, उसका पावर कम किया गया है, ओके, तो वो रिएक्शन स्लो होगा। On the other hand, reaction with concentrated HCl takes place rapidly and calcium carbonate disappears fast. So concentrated acid react faster than dilute acid। तो conclusion क्या है? Concentrated acids जो होते हैं वो fast react करते हैं compared to diluted acid, which means that the rate of reaction is proportional to the concentration of reactants। Proportional यानी कि अगर जितना कंसंट्रेशन ज्यादा उतना रिएक्शन स्पीड ज्यादा। तो ये सेम डायरेक्शन में दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट है दोनों एक दूसरे के। लेट्स रीड अहेड। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो टेम्परेचर का ऑलरेडी ऊपर हम बात कर चुके हैं, कर्ड वाला एग्जांपल जो हमने देखा था दैट वाज टेम्परेचर रिलेटेड। लेट्स सी दैट। While studying decomposition reaction, you have carried out decomposition of limestone. In this activity, lime water does not turn milky before heating the limestone because of the zero rate of reaction. From this, it is learnt that rate of reaction increases with increasing temperature। तो हमने भी देखा, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो कर्ड का फॉर्मेशन फास्ट होगा, एंड अगर कूल होगा टेम्परेचर तो रिएक्शन स्लो होगा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहां पर भी फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था और बीच में भी डिकम्पोजिशन वाले में देखा था, हम लोग लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसको हीट करते हैं जितना, तब जाके वो रिएक्ट होता है, और जब नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा।
सो दैट इज टेम्परेचर की वजह से फर्क आना। लास्ट वाला कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम मैंने आपको ऊपर एक और एग्जांपल दे दिया था, वाटर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर रस्टिंग। यहां पे दूसरा एग्जांपल है हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, दैट इज के फॉर पोटेशियम। याद रखना, अभी तक आपको ये सारी बातें, कुछ चीजें याद ही हो जानी चाहिए। पोटेशियम क्लोरेट दैट इज KClO3 डिकम्पोजेस स्लोली, वो अपने आप डिकम्पोज होता है स्लोली, बहुत स्लोली होता है, ठीक है। द रेट ऑफ द अबाउ रिएक्शन नीदर इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज नॉर बाय इंक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर। तो हमने इसमें पार्टिकल साइज का हमने चेंज किया तो भी रिएक्शन फास्ट नहीं हुआ, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी रिएक्शन फास्ट नहीं हुआ। ऐसे चीज में क्या कर सकते हैं? सो हावेवर द डिकम्पोजिशन रैपिडली इन द प्रेजेंस, ये रैपिड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जब आता है तो वो O2 गैस लिबरेट करने में हेल्प करता है, एंड खुद के अंदर उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता, मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां पर हमने डिकम्पोजिशन के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज किया, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। वैसे चीज को कैटलिस्ट कहा जाता है, जो हमें केमिकल रिएक्शन फास्ट करके देता है या तो स्लो करके देता है। इस वाले चीज में उसने फास्ट कर दिया, जो स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा था उसको रैपिड कर दिया। ओके, तो ये कैटलिस्ट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पे हमने और डिटेल में पढ़ ली। तो द स्टेटमेंट फॉर कैटलिस्ट, डेफिनेशन जो दिया आपको कोटेशन फॉर्म में, ब्लैक लाइन, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। इस केस में मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये आपको एग्जांपल याद रखना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है। उसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, यानी फास्ट हो रहा है। यहां पर चेंजेस वर्ड यूज किया, देखो इंक्रीजेस वर्ड या डिक्रीजेस वर्ड यूज नहीं किया है। ऊपर वाले में क्लियरली बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रिएक्शन इंक्रीज होगा, तो यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज नहीं कर रहे। जरा ध्यान दो ये छोटी सी बात पे, वो लोग ने बोला है केमिकल रिएक्शन चेंजेस, इट मींस इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। तो ये दोनों चीज, कैटलिस्ट दोनों तरीके से हेल्प होता है, याद रखना। ओके, सो सब्सटेंस यहां पे मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, रैपिड हो जाता है, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड में खुद कोई चेंज आता नहीं है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज होता नहीं है। वैसे चीज को कैटलिस्ट कहते हैं। अगेन एक और एग्जांपल दिया है, हाइड्रोपेरोक्साइड H2O2, हमने ऊपर भी देखा था H2O2। हाइड्रोपेरोक्साइड into water and oxygen takes place slowly at room temperature. However, the same reaction occurs faster while adding manganese dioxide. तो यहाँ पे भी मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, ये पाउडर जो है, अगर आप यूज करोगे तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, एंड अगेन इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। So that was about causes of rate of change of chemical reaction. Next topic है हमारा oxidation and reduction. So okay, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझने से पहले एक सिंपल बात एकदम आपको मैं एकदम दिमाग में डाल देना चाहता हूं। ऑक्सीडेशन कौन सा थ्री चीज है, रिडक्शन कौन सी थ्री चीज है। ऑक्सीडेशन, वर्ड ऑक्सीडेशन से ही आपको पहले समझना है, इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिलेशन है इसका। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हमने ये सारे जो जितने भी ऊपर देखे थे, एग्जांपल्स देखे, जिसके अंदर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा था और न्यू कोई चीज फॉर्म हो रही थी जिसके अंदर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, जितने भी ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो सारे एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन के। तो यहाँ पे ये टर्म समझते हैं, ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन क्या है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो लॉजिक समझो जरा सा, एकदम सिंपल मैं बताता हूं। लेट मी शो इट ऑन द ओके, व्हाइट बोर्ड पे बताता हूं मैं आपको। सो जरा याद करो कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने कितने ये इलेक्ट्रॉन्स थे, जरा वो याद करो। अगर आपको याद है अच्छी तरह से, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते थे?
याद है आपको? उसका टोटल कितना है? 6 है, राइट? तो आउटर शेल में 6 याद है आपको? ओके, सो ऑक्सीजन में 6 होते थे, तो ये हमेशा किसी से 2 ले लेता था, राइट? तो याद है H2O फॉर्म होता था क्योंकि हाइड्रोजन से उसको 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते थे। तो उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये हमेशा 2 ले लेता है। नाउ अगर वो जिसके साथ भी मर्ज होगा, तो वो 2 किसी से ले रहा है, राइट? किसी से 2 ले रहा है, दैट इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस सामने वाला, लेट्स से मैग्नीशियम, वो 2 दे रहा है, इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली दूसरा वर्ड फॉर गिव इज व्हाट? इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके? एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इसके नजरिए से देखेंगे, मेटल के नजरिए से देखेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, when an element combines, okay, just a second, combines with oxygen, तो ऑक्सीडेशन होगा, एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पूरा लाइन ही याद रखना है, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के साथ जो भी कंबाइन होगा, तो सीधी सी बात है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो इसमें 2 चीजें आ जाएगी, 2 डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कौन से केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं या रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहा जाएगा? जिसके अंदर जो रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये चीज हो रही है जहां पे, तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों मिल गए, ओके। सो ये चीज हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, व्हेन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लूजेस इलेक्ट्रॉन पे भी ध्यान देना है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये वाली चीज को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दूसरा है, इट लूजेस हाइड्रोजन। तो ये भी आपको याद रखना है, अ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन का एटम लूज होता है, यानी वो रिएक्शन में से वो अलग हो जाता है, मेन एलिमेंट में से हाइड्रोजन एटम अगर अलग हो जाता है, लूज होता है, तो भी उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को याद रखने में, क्या चीज हो रही है। सो आई एम गोना राइट इट डाउन, क्या चीजें आपको याद रखनी फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आपको याद रखना है 3 चीज, कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कंबाइंस विद ऑक्सीजन वाला चीज हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा। इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन होगा। एंड इट विल लूज हाइड्रोजन एलिमेंट, तो भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो ये 3 सिनेरियो में आपको याद रखना है, ये 3 सिनेरियो में आपको याद रखना है, ये रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। नाउ रिडक्शन इसका पूरा ऑपोजिट है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन, इसके अंदर एलिमेंट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है वो, एंड गेन्स इलेक्ट्रॉन, यहां पे लूज नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। अब कॉमन सेंस है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है, तो वो गेन कर रहा था, ठीक है। सो यहां पे 2 आपका हो जाएगा फिर से, कंबाइंस, कौन से रिडक्शन, कौन सा रिएक्शन को रिडक्शन वाला बोलेंगे? व्हेन इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तब हम बोलेंगे इट इज अ रिडक्शन। व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी रिएक्शन में अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उस लॉजिक से आप याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हम उसे रिडक्शन बोलेंगे। एंड यहां पर लास्ट वाला अगेन, लूजेस ऑक्सीजन, किसी ने ऑक्सीजन लूज कर दिया
तो भी उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। तो यहां पर पहले आपको समझना है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम नाम ले रहे हैं यहां पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में तीन चीजें क्या क्या याद रखनी थी? इट ऑक्सीडेशन नाम से ही समझना, ऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजेस हाइड्रोजन। ठीक है, ये तीनों टाइप होगा तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरी तरफ रिडक्शन में आपको याद रखना है अगेन थ्री चीजें। रिडक्शन में कंबाइंस विद हाइड्रोजन, गेन्स हाइड्रोजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो उस लॉजिक से आप याद रखोगे गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड लूजेस ऑक्सीजन। ऑपोजिट चीज है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है और समझना है। लेट्स रीड इट। मैंने आपको मेन मुद्दा बता दिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। एक और है रिडॉक्स, जो नाम से आप अगर समझ सको तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो रिएक्शन जिसमें दोनों होगा उसे रिडॉक्स, रिडक्शन का री और ऑक्सीजन का ऑक्स, ऐसे वर्ड यूज करके रिडॉक्स वर्ड यूज किया है। तो लेट्स जस्ट रीड इट आउट नाउ। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल से यहाँ पे रिएक्शंस भी दिए आपको समझने के लिए। लेट्स रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स जो जो मैंने आपको बोले हैं एंड लेट्स सी दैट। 2 मैग्नीशियम, ओके लेट मी चेंज कर, 2 मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मी 2 MgO। ये मैंने आपको बताया, एग्जांपल में भी बताया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। तो यहां पर कंबाइंस वाला, कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कंबाइंस विद ऑक्सीजन। सो यहां पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ एंड खुद उसने ऑक्सीजन को लूज भी किया होगा इलेक्ट्रॉन, तो लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों चीज आप साथ में ही याद रखो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया। तो वो सेकेंड देखेंगे, कार्बन और O2, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, सेम चीज, कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। 22 एंड 23 नीचे का दो देखो, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन है और दोनों अलग हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो गया तो लूजेस हाइड्रोजन। थर्ड वाला हमने क्या सीखा था, ऑक्सीडेशन कौन सा टाइप था, लूजेस हाइड्रोजन। नीचे वाला भी देखो, ये पहली बात माइनस नहीं है, लेट मी राइट इट हियर अगेन, दिस इज बेसिकली C2H6 इज बेसिकली इथेन। इथेन गैस जो हमारा नेचुरल गैसेस का कंपोनेंट, इथेन गैस बहुत यूज होता है। ये सारा हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है, कार्बन कंपाउंड्स और ये सब में आगे ये सब आने वाला है, तो इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। इथेन इज बेसिकली गैस, नेचुरल गैस का कंपोनेंट जो हम बहुत यूज करते हैं, हमारे घर में भी इथेन गैस इस्तेमाल होता है, हम इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं। सो C2H6 ये लिखने का फॉर्मेट है, हाइड्रोकार्बन लिखने का फॉर्मेट है CH3 एंड CH3 टू टाइम्स। दिस लाइन जो है, जो माइनस जैसा दिख रहा है, इट इंडिकेट सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक है ये, इसमें डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ समझो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ये। ओके, इसे इथेन है। जब ये हाइड्रोजन लूज करता है, ये एक एक हाइड्रोजन जब लूज करता है, तो इथेन जो है, आई विल राइट इट हियर, इथेन जो है बन जाता है हमारा एथिलीन, एथिलीन बन जाता है, विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट इज बेसिकली C2H4, ये है एथिलीन का फॉर्मूला C2H4, जिसको लिखा जाता है, ये इक्वल टू जैसा जो मार्क लग रहा है, दैट इज डबल बॉन्ड। वो इक्वल टू नहीं है, वो डबल बॉन्ड है। तो ये वाला थोड़ा, एक 23 वाला आप अच्छी तरह से थोड़ा याद रखना। नाम इथेन, केमिकल नेम है इनके, जो मतलब क्या नाम जो है इनके, इथेन साइंटिफिक नेम, और एथिलीन में बन जाता है जब वो हाइड्रोजन लूज कर देता है। तो कार्बन आपस में दो बॉन्ड बैलेंस करने को दो बॉन्ड कर देते, डबल बॉन्ड हो जाता है कार्बन के बीच में। दिस इज हाइड्रोकार्बन का टॉपिक। सो हाइड्रोजन लूज किया, दोनों नीचे वाले में हाइड्रोजन लूज किया, वो लोग ने दोनों नीचे वाले 22-23 में हाइड्रोजन लूज किया। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, आपको ये याद रखना है। ओके, लेट्स रीड अहेड। In the reaction 2021, a reactant combines with oxygen, whereas in 2020, 22 and 23, hydrogen gas is removed from the reactant. All these examples are of oxidation reaction. The chemical reaction in which a reactant combines with oxygen, loses hydrogen to form a product
इज कॉल्ड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये उसका डेफिनेशन हो गया एक तरह से, आपको ये बात याद रखनी है। सम नीचे पढ़ेंगे, लेट्स थोड़ा सा रोल डाउन कर देते हैं। Some oxidation reactions are brought about by use of specific chemical substance। तो ओके, अभी देखो CH, ओके लेट मी अगेन राइट इट डाउन। ये आपको जो दिख रहा है एथिल एल्कोहल, एथेनॉल भी कहा जाता है एक्चुअली इसको। CH3 सिंगल बॉन्ड विथ CH2 सिंगल बॉन्ड विथ OH। तो ये पूरा आपको समझना है, इट इज एथेनॉल भी कहा जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एथिल एल्कोहल। एल्कोहल मैं आपको पहले भी बता चुका था। एथेनॉल इज अ बेसिकली एल्कोहल, बहुत ही जगह हम इस्तेमाल करते हैं इसको भी फिर से। सो एथिल एल्कोहल जो है, अगेन हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है ये। हाइड्रोकार्बन है, आपको फिलहाल सिर्फ याद रखना है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। इसके अंदर हम कुछ चीज ऐड करते हैं, तब जाके ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है होता है काफी आसानी से। तो इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2CCr2O7। ये हम जैसे ही ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन होता है। तो जो नॉर्मल केसेस में हम ऐसी चीज जिसको हम ऐड करते हैं उसको हमने कैटलिस्ट बोला था, लेकिन कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करता था, वो याद रखना है। यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट मतलब मिक्स होगा और ऑक्सीजन अवेलेबल, उसके पास O7 है तो ऑक्सीजन और अवेलेबल करेगा उसके लिए रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर ऐसी चीज जो ऑक्सीजन अवेलेबल करती है, खुद का ऑक्सीजन अवेलेबल करती है रिएक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। दो नाम है उसका, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या काम किया, इसने दैट इज यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ने अपने अंदर का ऑक्सीजन जो है वो एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के साथ अपना ऑक्सीजन बहुत सारा अवेलेबल किया ताकि पूरा प्रोसेस ऑक्सीडाइजेशन हो सके। जब ऑक्सीडाइजेशन हुआ तो यहां पे जरा नोटिस करो कि ओ जो है बेसिकली यहां पे कितना था लेफ्ट में, लेट मी शो यू। लेफ्ट में कितना था, सिंगल ओ था, राइट। यहां पे देखिए कितना ओ हो गया, 2 हो गया ना। इट मींस ऑक्सीजन मिक्स हुआ, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो गया, पहली बात ये। तो ये ऑक्सीजन उसके पास कहां से आया, उसके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीजन उसमें चला गया। तो ये आपको लॉजिक समझना है, जो अपना ऑक्सीजन दूसरे के लिए अवेलेबल करता है उस चीज को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ओके, अब ये फॉर्म क्या होता है, एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। एसिटिक एसिड का ये शॉर्ट फॉर्म मतलब केमिकल फॉर्मूला है यहाँ पे। एंड एसिटिक एसिड भी एक तरह का एसिड है जो बहुत सारे हम लोग इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, विनेगर वगैरह में हम यूज करते हैं। सो ये सारी चीजें आपको आगे और डिटेल में आएगी, लेकिन जितना हो सके आप याद रखते जाओ और लिखते जाओ, कहीं ना कहीं ये सारी बातें लिखो। मैंने ऊपर भी आपको एथेनॉल और एथिलीन का लिख के दिखाया, तो आप वो सारी चीजें लिख लो ताकि आपको आगे रेफरेंस के लिए जब फिर से काम आएगी तो और ज्यादा कनेक्ट होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। नीचे आएंगे सब हम रिडक्शन का शायद से पढ़ेंगे, लेट्स रीड अबाउट दैट। सो ओके कुछ ऑक्सीडेंट की बात करें हम लोग फिलहाल, लेट्स रीड मोर अबाउट ऑक्सीडेंट। सो यहां पर एक बहुत ही उन लोग ने एक बड़ा सा इक्वेशन रिएक्शन दिया हुआ है, लेट्स जस्ट रीड दैट फर्स्ट। वी हैव सीन पोटेशियम परमैंगनेट जो है, इट इज अ केमिकल ऑक्सीडेंट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पहली बात पोटेशियम परमैंगनेट, लेट मी चेंज कलर। पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ ऑक्सीडेंट, यानी कि ये ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है फॉर दूसरे लोग के लिए रिएक्शन में, अपना ऑक्सीजन वो लूज करेगा। इन शॉर्ट वो अपना ऑक्सीजन लूज करने वाला है रिएक्शन में। जब पोटेशियम परमैंगनेट और आयन सल्फेट, यहां पे आप देख सकते हो आयन सल्फेट दिया हुआ है, आयन सल्फेट एंड H2SO4, तो आपको पता होना चाहिए सल्फरिक एसिड है। H2SO4 क्या है, सल्फरिक एसिड है। ये बात अभी आपको पता होना चाहिए, H2SO4 हम ऊपर पढ़ चुके थे। ये सारी चीजें जब कंबाइन होती है तो क्या चीज हो रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है एंड आयन
सल्फाइड बनता है, आयन 2 सल्फाइड यहां पे बनता है, ओके, एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें फॉर्म हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पे हो रहा है। लेट्स रीड अबाउट दैट। विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज बाय पोटेशियम परमैंगनेट? तो कौन सा ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ? तो कॉमन सेंस की बात है, आयन सल्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। जैसे कि आप देख सकते हो, लेट मी राइट इट डाउन, 5Fe2SO4 और टोटल 3 हो चुका है। तो ये आप देखिए, लेफ्ट में सिर्फ FeSO4 था, यहां पर उसका चेंज हो गया थोड़ा सा, आयन सल्फेट ही है लेकिन उसमें थोड़ा आयन 3, यानी ये थोड़ा सा रिएक्शन में चेंजेस आ चुके हैं, ऑक्सीडाइज हो गया इसको हम बोलेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ चुकी है ओवरऑल। ओके, सो ऑक्सीडाइज हो चुका है सल्फेट एंड ये टोटल नंबर बढ़ चुका है 4 3। यहाँ पे बेसिकली इट मींस 4 3 12 ऑक्सीजन के इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एटम्स मौजूद है, और बाहर का अगर 5 पकड़ेंगे तो 5 इंटू 12 भी करना पड़ेगा आपको। तो ये आप फिलहाल इतना 5 इंटू 12 वो दिमाग में इतना आप कंफ्यूजन नहीं रखे, सिंपल आप ये समझिए कि लेफ्ट में इट वॉज सिंपली FeSO4 और यहां पर वो बढ़ चुका है, यहां पर वो बढ़ चुका है, इट मींस ऑक्सीडाइजेशन हो चुका है। आपको सवाल पूछा था कौन से कंपाउंड, दिस इज अ कंपाउंड, ये 2 3 एलिमेंट्स का मिक्स है, आयन सल्फर और ऑक्सीजन का मिक्स है, कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ? तो यहाँ पे आंसर भी वो लोग ने दिया है, ऑफ कोर्स आयन सल्फेट, वो लोग ने बोला है ऑफ कोर्स आयन सल्फेट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ। हियर आयन सल्फेट इज ट्रांसफॉर्म्ड into F2SO4 3। लेट अस नाउ सी हाउ दिस कन्वर्जन इज ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? तो एक एक स्टेप आयनिक रिएक्शन बता रहे हैं उसका, हर एक चीज का आयनिक रिएक्शन अलग होता है। आयनिक रिएक्शन के अंदर हम उनका आयंस कितने फॉर्म होते हैं वो भी लिखते हैं, आयंस कितने फॉर्म होते हैं वो भी लिखते हैं। नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड आयंस, आपको अब समझ जाना चाहिए आयंस फॉर्मेशन क्या है। कुछ चीज पॉजिटिव होगी, कुछ चीज नेगेटिव होगी। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो पॉजिटिव होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे याद रखो, आयन इज अ मेटल, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसी को दान दे देगा, जो दान करता है वो पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पे रिएक्शन में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है ऑलरेडी, और ऑक्सीजन के पास आउटर शेल खाली है, याद रखो, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा वो गरीब हो गया, उसने लिया किसी से तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी, सारा लॉजिक आपको याद रखना है, और यहाँ पे हम आयोनिक रिएक्शन उसका पढ़ेंगे। लेट मी राइट इट डाउन, लेट मी क्लियर दिस। आयोनिक रिएक्शन में आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है आयन जो चेंज हो रहा है हमारा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, फेरस, फेरस नाम था, फेरस नाम होता है, लैटिन में होता है, मैंने शायद से लास्ट वीडियो में ग्रीक बोल दिया था, लैटिन नाम था शायद से वो, फेरस है, इसीलिए आयन को हम Fe नाम से जानते हैं, आयन को हम Fe नाम से जानते हैं। ओके, सो फेरस होता है, उसी के अलग अलग आयंस फॉर्म होते हैं। सो फेरस Fe2, बेसिकली जब 2+ जब लिखा होता है, इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दिए हैं, ये आपको लॉजिक समझना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हैं तब जाके वो +2 बन चुका है यहाँ पर। ओके, एंड अब अगर ये फर्दर लूज करेगा, लेट्स से एक और माइनस करते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन करते हैं, तब जाके वो बनेगा Fe3+। तो एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करने पर 3+ बनेगा, ये आपको समझना है, 2 से 3+ बनेगा। लेट्स फॉर एग्जांपल जस्ट समझते हैं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए, और ये बात, लेट्स से 3+ है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो क्या बन जाएगा Fe4+। ये लॉजिक समझना, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे वो पॉजिटिव बनते जा रहा है, नेगेटिव जितना अपना छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जितना छोड़ रहा है वो उतना पॉजिटिव बनते जा रहा है, ये जरा समझो, आयन पॉजिटिव, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे Fe2 से Fe3 कैसे बन रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा पूरा तोड़ के दिया हुआ है लोग ने। तो लेट्स सी दिस वन, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2FeSO4 था, उसको वो राइट हैंड साइड में क्या बन गया, वो Fe2 एंड SO43 बन गया। ओके, जिसके अंदर उन्होंने आयोनिक रिएक्शन इनका लिखा है। तो लेट मी राइट इट, लेफ्ट हैंड साइड का पूरा, लेट मी अगेन राइट इट,
मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड का आयोनिक रिएक्शन लिख रहा हूं, 2FeSO4, इट मींस Fe का 2 प्लस है, यहाँ पे 2 है, ओके, एंड SO4 2 माइनस। तो जरा समझो 2 माइनस क्यों है, ऑक्सीजन ने ही जो आयन का 2 प्लस, बेसिकली आयन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है वो किसको दिया है, ऑक्सीजन को ही दिया है, इसलिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 माइनस लिखा गया है। तो ये आयोनिक रिएक्शन इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है, आपको ये समझना, ये उसके चार्ज है, ये उसका आयन का चार्ज लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आरएचएस में क्या हो गया, तो आरएचएस में F3 हो जा रहा है, F3 हो जा रहा है, ये Fe3 प्लस हो जा रहा है, और दूसरा SO4 2 माइनस, और आगे उनके 3 और 2 है। तो जरा देखिए यहाँ पे बैलेंस कैसे हो रहा है, 2 3 6, बेसिकली 6 पॉजिटिव, यानी कि टोटल आयन ने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो देखो बैलेंस हो रहा है, 3 इंटू 2, ऑक्सीजन ने और सल्फर ने, इन लोग ने मिला के टोटल कितने गेन किए, 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी किए। तो बैलेंस तो हो ही रहा है, ये आपको लॉजिक में आपको सिर्फ बता रहा हूं, बैलेंस हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए फिर से ही मैंने सिर्फ बताया कि ये बैलेंस तो हो ही रहा है। नाउ हमें सिर्फ यहां पे ध्यान देना है कि F2 प्लस से F3 पे कैसे आए, तो अब नीचे देखेंगे, अब यहां पे देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे फिर से ये सारी चीज हटा देता हूं और सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। तो देखिए पूरे रिएक्शन से वो लोग ने हमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो बताया, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो बताया, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आयनिक रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। Fe2 प्लस था, जो राइट हैंड साइड में Fe3 प्लस हो गया है, तो ये जो +1 आया है वो क्या है, इट इज द, वो लोग ने, इट इज द, बेसिकली उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था, यहां पे एक्चुअली ये बता रहे कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजेशन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बात बता चुका था, पहले ही मैंने ये क्लियर कर दिया। ऑक्सीडाइजेशन 3 तरीकों से हम कहते हैं, कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग हाइड्रोजन, ये तीनों चीज ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे वो लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेट्स जस्ट रीड इट। दस okay, let me change color. This net ionic reaction represents the oxidation brought about by potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट ने ऑक्सीडाइजेशन किया वो दिखाता है। व्हेन फेरिक आयन, तो ये जो F3 प्लस होता है उसे फेरिक कहा जाता है, F2 है उसे फेरस कहा जाता है, वो तो दिख ही रहा है आपको। देखो आयन वर्ड यूज किया है, तो आयन वर्ड आपको समझना है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम फेरस आयन, द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 2 प्लस से 3 प्लस हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, while this happens the ferrous ion loses, देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया इतनी बार, loses 1 इलेक्ट्रॉन, लूज करने पर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, विच इज ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्सीडेशन का एक और ये लोग ने डेफिनेशन दे दिया, लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। होप आपको समझ में आया होगा। 3 बातें स्टार्टिंग में ही मैंने जो बता दी ऑक्सीडेशन की, कि लूज इलेक्ट्रॉन्स, कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन, ये तीनों टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। लेट्स रीड अहेड, रिडक्शन वाला बात पढ़ेंगे अभी। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गेन, अब ऑपोजिट पूरा, गेन हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो फिर से 2 डेफिनेशन हो गए, ओके, एंड इसके अंदर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखो इसके अंदर गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी होगा। द सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स, सिमिलरली, okay, the substance that brings about the reduction is called a reductant। जैसे ऑक्सीडेंट हमने बोला था, जैसे ऑक्सीडेंट हमने बोला था, यहां पे रिडक्टेंट कहा जाएगा या रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा था, वैसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। तो जिसके वजह से ऐसा होगा, क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें होगी, ये तीनों चीजें होगी, तो उसे हम रिड्यूसिंग रिएक्शन कहेंगे। जो वो चीज
करेगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहेंगे। सो लेट्स रीड अहेड। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, अ रेडिश कलर लेयर ऑफ कॉपर इज फॉर्म। तो देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन यहां पर कंबाइन हो गया यहां पर, ओके, एंड इट इज गेनिंग हाइड्रोजन, एंड यहां पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होके ये दोनों मिक्स हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया इसके साथ, हाइड्रोजन भी आ गया। तो ऐसी चीज के अंदर जिसके अंदर दोनों होता है उससे हम रिडॉक्स कहते हैं, वो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे। In this reaction, an oxygen atom goes away from copper oxide, which means that reduction of copper oxide takes place. तो एक तरफ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है, whereas hydrogen molecule takes up oxygen atom and water molecule is formed, meaning हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया तो उसका क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। Thus ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें होती है साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ मतलब हो रही है। The reductant is oxidized by the oxidant and the oxidant is reduced by the reductant। तो देखिए कितनी प्यारी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन आपको दी है कि रिडक्टेंट जो था वो ऑक्सीडाइज हो चुका है और ऑक्सीडेंट जो ओरिजिनली था वो रिड्यूस हो चुका है, ओके। तो ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ सिंगल टर्म रिडॉक्स यूज किया जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिडॉक्स। तो RED ऑफ रिडक्शन प्लस OX रिडॉक्स वर्ड, जिसके अंदर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। आगे पढ़ेंगे। सम मोर एग्जांपल दिए हुए, कुछ और एग्जांपल दिए देखो, तो वो सिंपल सा है, आप देख सकते हो। हाइड्रोजन, बेसिकली एक जन हाइड्रोजन लूज कर रहा है, दूसरा जन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो दोनों चीजें हो रही है, तो आपको समझना है कि इट इज रिडक्शन, ओके। बहुत आसान, बहुत सिंपल। if oxidation means losing electrons, what it meant by reduction? तो reduction means gaining electrons, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्वेश्चन, ओके। यूज योर ब्रेन पावर। which reactions formation 2Fe reduction Fe3 plus by making use of symbol E। तो ये मेकिंग सिंबल E में ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि E मतलब इलेक्ट्रॉन, तो Fe2 प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Fe3 प्लस। तो ये आपको बेसिकली करने बोल रहे थे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, यहाँ पे ये क्वेश्चन था। सो बेसिकली दैट वाज अ टॉपिक ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। when the positive charge of an atom or an ion increases or the negative charge on them decreases, it is called oxidation, and when the positive charge decreases or the negative charge increases, it is called reduction। अभी ये देखो, आपको पढ़ने में कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा ये चीज, लेकिन सिंपल लॉजिक याद रखो, मैंने जो आपको बताया था। यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं आपके लिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, वो गेन कर रहा था कि लूज कर रहा था? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, वो लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा था, राइट। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट मींस उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी ना, प्रोटॉन की क्वांटिटी उसमें उतनी ही है जितनी होनी चाहिए थी, और उसने अब इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल का था वो लूज कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई। तो ये लॉजिक तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं पहले की चैप्टर्स में, और पहले भी बता चुका हूं कि पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, उसका ऑपोजिट हम क्या बोलेंगे, उसको दूसरा तरीका है क्या बोलने का, नेगेटिविटी घट जाएगी, नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये लॉजिक एकदम सिंपल था कि नहीं? सेम चीज अब याद रखो, रिडक्शन में क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑलरेडी कुछ एलिमेंट है, उसका पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बैलेंस था, उसने किसी से गेन और इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया बैलेंस होने के लिए। तो अब गेन कर दिया तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, यहां पर इंक्रीज ऑफ नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है। ग्लास आधा खाली या ग्लास आधा भरा हुआ, वैसी बात हो गई है ना। सो नेगेटिव एक ही चीज का दोनों नाम, ठीक है। नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, उसका मतलब दूसरे तरीके से उसको क्या बोल सकता हूं मैं, पॉजिटिविटी डिक्रीज हो गई।
तो यही बात, ये जो इतनी सी लॉजिक है वो ही यहाँ पे पैराग्राफ में लिखी हुई है। अब उसको पढ़ते हैं। When the positive charge of an atom or an ion increases, देखिए increases, और नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑन देम डिक्रीजेस, देखो डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एंड व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, देखो यहां पे डिक्रीजेस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिक्रीजेस, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड रिडक्शन, उसको रिडक्शन कहा जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, वो देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको ये बता चुका हूं। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कोरोजन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन। सो बेसिकली कोरोजन इज बेसिकली, अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो हमने जो रस्टिंग की बात की थी, इट इज कॉल्ड द कोरोजन ऑफ आयन, यानी कि मेटल, कोई भी मेटेलिक चीज हमारी जो सड़ जाती है, कोरोजन यानी एक तरह से उसके ऊपर बाहर के एटमोस्फियर का रिएक्शन, अपने आप जो एटमोस्फियरिक रिएक्शन प्लेस हो रहा है, पानी की वजह से रिएक्शन हो रहा है, किसी तरह से ओरिजिनल मेटेलिक क्वालिटी वो लूज करते जा रहा है अपनी, उसे कोरोजन प्रोसेस कहते हैं। सड़ना हम बेसिकली बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। सो सड़ गया, मेटल सड़ गया, ओके वैसा। तो आयन का यहाँ पे एग्जांपल हम लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर आपको जो दिया है, एपरेटस केमिकल्स ट्राई दिस में जो आपको दिया है, 4 टेस्ट ट्यूब्स आपको लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपको पानी, बॉइल्ड वाटर के अंदर आयन नेल डालना है और ऑयल ऊपर से डालना है, ताकि ऑयल का लेयर आ जाएगा। ये अब क्या उसके पीछे का लॉजिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड वाले में सॉल्टेड वाटर लेना है और उसके अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ आयन नेल फिर से डालना है। थर्ड वाले में सिंपली हमें एक आयन नेल डालना है थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर, और कुछ भी नहीं डालना है। फोर्थ वाले में हमें एयर, यानी बेसिकली हमने एयर तो हमें ऊपर से वो बंद कर देना है, तो एयर तो अंदर चला ही जाएगा। साथ में हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब यहां पे होता है पहली बात, जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर का वाटर का उसके अंदर पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए, वाटर उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, वैसे कैल्शियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा उसे एनहाइड्रस कहा जाएगा। हर एक के अंदर हमने देखा होगा, बहुत सारे इक्वेशंस के अंदर, बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर हमने देखा था H2O फॉर्म होता है। इट मींस पानी की मात्रा उसके अंदर कहीं ना कहीं होती है। तो एनहाइड्रस का मतलब होता है उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे कैल्शियम क्लोराइड के अंदर हमें नेल डालना है और उसको ऊपर से बंद कर देना है। तो ये रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करना है कुछ दिनों तक क्या होगा। तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रस्टिंग के लिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऊपर एग्जांपल के टाइम पे, कि बारिश के टाइम पे पानी के वजह से रस्टिंग फास्ट हो जाता है। नॉर्मल सीजन्स में रस्टिंग होता तो है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एंड नॉर्मल हमारा जो गीला हो गया पानी की वजह से लग जाएगा। बट पानी रेनी सीजन में वाटर के हेल्प से फास्ट हो जाता है, राइट? हमने ये ऊपर मैंने बात की। तो यहां पर हम वही बता रहे हैं कि अलग अलग जगह पे 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आयन जो है रस्टिंग कौन सी जगह हो रही है, कौन सी जगह नहीं हो रही है, कौन सी जगह फास्ट हो रही है, ऐसा। तो यहां पर ये, अब प्रैक्टिकली तो हम ये करके दिखा नहीं सकते, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि रस्टिंग के लिए एयर वाटर दोनों की जरूरत है। उसको पानी भी चाहिए, जरा नोटिस करना। ऑयल हमने लगा दिया तो नीचे इट इज ऑयल का लेयर आ जाएगा, वाटर लेयर नीचे होगा, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एयर मॉलिक्यूल्स टू गो इन। ओके, फिर सेकंड वाले में हमने कोई ऐसा लेयर वगैरह नहीं है, सॉल्टेड की वजह से रस्टिंग का जो है प्रोसेस जो है रैपिड हो सकता है, फास्ट हो जाएगा, तो वो सॉल्टेड वाटर लिया। थर्ड वाले में पानी लिया ही नहीं, सिर्फ एयर लिया, तो पानी भी चाहिए तो रस्टिंग होगा। ओके, और लास्ट वाले में हमने ऊपर से टाइट कर दिया, बिल्कुल ही रिएक्शन ना हो सके अलग से एयर का, एंड अंदर विदाउट वाटर वाला आयन हमने डाला। तो ये अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम एटमॉस्फेरिक एयर को रोक सके, एक्स्ट्रा वाटर को रोक सके, जिससे हमने ये प्रूव किया इस रिएक्शन के अंदर कि रस्टिंग होने के लिए एयर एंड वाटर दोनों ही काम करते हैं साथ में, तब जाके रस्टिंग प्रोसेस पूरा होता है। ओके, लेट्स जस्ट रीड इट आउट दिस, ये ऑब्जर्वेशन पूरा जो था उसका हम यहाँ पे डायरेक्ट रीडिंग चालू करेंगे फ्रॉम हियर। ऑब्जर्व दैट all the 4 test tubes after a few days, what did you find? Which test tube has the nails as before? Both water, अब हमारा ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट यहाँ पे हम बात करेंगे। Both water and air are necessary for rusting, तो आपको ये याद रखना है, water air necessary for rusting.
द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। हमने ये चीज भी इससे नोटिस की कि सॉल्ट, मैंने आपको बताया ये चीज सॉल्ट वाले रिएक्शन, सॉल्ट वाले सोल्यूशन से रैपिड हो जाएगा। हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन योर एवरीडे लाइफ? द न्यू व्हीकल्स लुक शाइनी, ऑन द कंट्रारी ओल्ड व्हीकल्स लुक डल। तो नई गाड़ी नई क्यों दिखती है, पुरानी पुरानी क्यों दिखती है? क्योंकि मेटल जो है यूज वो ऑक्सीडाइज होके एंड वाटर, ये सारा रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों चीज का मिक्स। अब ये वर्ड रिडॉक्स यूज हो रहा है तो आपको समझना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये उसके ऊपर हो चुका है मेटल के ऊपर, इसलिए उसका लुक जो है, शाइनी लुक जो होता है, मेटल जो शाइन करता है वो लुक जो है वो उसका डल हो जाता है। अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन द मेटेलिक सरफेस। तो कुछ रेड, रस्ट का कलर कैसा होता है, रेडिश कलर होता है थोड़ा सा। दिस लेयर इज कॉल्ड द रस्ट। द केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट इज Fe2O3 इंटू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, X लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ा सा, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जितने भी मौजूद है वो, दैट इज X, हमें पता नहीं कितने, सो XH2O मौजूद हो सकता है। तो बेसिकली इट इज आयन Fe2O3 मेन है और इनटू वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, द रस्ट, आगे रीड करेंगे, द रस्ट ऑन द आयन डज नॉट फॉर्म बाय अ सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयन सरफेस। ये कोई सिंपल सा ऑक्सीजन के साथ आयन सरफेस का ऑक्सीडाइजेशन नहीं है, आयन ऑक्साइड फॉर्म नहीं हो रहा है, ये उससे ज्यादा चीज है, ये उससे डीपर चीज है। सो लेट्स रीड दैट, क्या है वो? द रस्ट इज फॉर्म्ड, the rust is formed by electrochemical reaction। okay, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आ जाएगा मतलब आपको समझना है यहाँ पे कि एनोड कैथोड आ जाएगा। ओके, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको ये बताया है कि नहीं, एनोड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। तो याद करो, मैंने आपको बोला था आयंस के दो नाम क्या थे, इफ यू रिमेंबर। तो मेरे ये लिखने से पहले आपको ये याद हो जाना चाहिए, आयंस के दो नाम क्या थे, एनायन एंड कैटायंस, इफ यू रिमेंबर। anions and cations, positive ions are called cations and negative ones are called anions। तो ये नाम n और cat किसके वजह से है? बिकॉज नेगेटिव आयंस जो होते हैं, नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ, एनोड की तरफ n, देखो यहां से बड़ा है n, इसकी तरफ होते हैं n, इसलिए वो n आयंस कहे जाते हैं। जबकि कैथोड, पॉजिटिव वाले जो होते हैं वो कैथोड, कैथोड की तरफ के होते हैं, दैट इज कैट आयंस, इसलिए ये नाम कैट आयंस है। सो इसलिए ये नेम्स है, ये मैंने शायद पता नहीं बताया कि नहीं, बट ये याद रखना, ये आगे हम ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज एनोड कैथोड एग्जैक्टली क्या होता है, ये सब आगे है डिटेल। फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है कि इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का यहाँ पे हम बात करेंगे, दैट इज आयंस फॉर्मेशन का बात करें। आयंस आते हैं मतलब इलेक्ट्रिक करंट वाली चीज थोड़ी सी आ जाती है, नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट हम देखेंगे, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके वजह से आयंस फॉर्म होते हैं, जिसके वजह से उस पर्टिकुलर रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। different regions on the surface of iron become anode and cathode। तो आयन के ऊपर ही जो है अलग अलग रीजन, कुछ एनोड बन जाते हैं, कुछ एनोड बन जाते हैं, कुछ कैथोड बन जाते हैं, कुछ रीजन अपने आप कैथोड बन जाते हैं। ओके, तो अब आयन के ऊपर क्या होने लगता है, आयन जो कि ओरिजिनली Fe है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब वर्ड जब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइज होना, तो आपको समझना है या तो वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हो रहा है, या तो वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, या तो इट इज गेनिंग, या तो इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको समझना है। तो यहां पे इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग फेरस 2 पॉजिटिव 2+। तो ये आपको यहाँ पे रिएक्शन समझना है। पहला वाला क्या है, ऑक्सीडाइज। जब वर्ड ऑक्सीडाइज आया तो आपको क्या समझना है, फेरस हमारा जो आयन है इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, लूज कर रहा है, एंड क्या फॉर्म हो रहा है, Fe2+, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, दिस इज, इसका चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का आयन फॉर्म हो रहा है। ओके,
अब यहाँ पे ये लोग ने इसका लिखने का तरीका चेंज है। यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा है वो सही तरीका है। इसमें ये लोग ने Fe इधर रखा इक्वल टू, और -2 ये तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो वो लोग ने इस फॉर्मेट में लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों राइट है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था, फेरस में से माइनस कर रहे इलेक्ट्रॉन्स तो Fe2 होता है। तो आप ये जो मैंने लिखा है वैसे लॉजिक में याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहा है तो Fe2 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखने जाएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हो आप कि प्लस इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है। तो प्लस इलेक्ट्रॉन वो बैलेंस वो लोग ने अलग तरीके से लिखा है इक्वेशन को, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है, ये आपको समझना है। इसलिए आप मैंने जो लिखा है उस हिसाब से याद रखिएगा। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, फेरस इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज फॉर्मिंग, ऊपर हमने देखा था फेरस एंड इट इज फॉर्मिंग फेरस आयन फॉर्म हो रहा है 2+, ऊपर हमने देखा था फेरस आयन फॉर्म हो रहा है। ओके, अब आगे क्या होता है यहां पे देखेंगे। O2 is reduced to form water in the cathode। अब O2 जो है रिड्यूस मतलब फिर से तीन चीजें हो रही होगी, या तो वो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो रही है, या तो वो गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो अपना ऑक्सीजन लूज कर रही है। ये तीनों सिनेरियोज में हम बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। सिंस ये लोग ने ऑलरेडी बोल दिया इट इज फॉर्मिंग वाटर, इट मींस वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो रही है। तो लेट्स सी, मिक्सिंग विथ हाइड्रोजन आयंस इट इज फॉर्मिंग H2O। तो यहां पे आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर रही है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया उसने, एंड इट इज फॉर्मिंग H2O। तो ऑक्सीजन O2 इज रिड्यूस्ड, इसको हम रिड्यूस बोलेंगे, इट इज रिडक्शन, रिड्यूस्ड यानी कि हाइड्रोजन के साथ फॉर्म भी हो गई, एंड देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करना है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब फिर आगे क्या होता है, व्हेन Fe2 पॉजिटिव दैट इज फेरस आयन जो है माइग्रेट फ्रॉम एनोड रीजन, दे रिएक्ट विद वाटर। अब ये फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा इनका कहना है, एंड ऑक्सीडाइज। अब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो और ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स Fe3 पॉजिटिव। अब ऑक्सीडाइज हो गया मतलब फिर से उसने ऑक्सीजन के साथ मिल गया, इट मींस ऑक्सीजन के साथ मिल गया, इट मींस उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये तो हमने ऊपर भी देखा इतनी बार कि F2+ जो है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तब जाके वो Fe3+ बनता है, यानी कि फेरिक आयन बन जाता है। दैट इज आयन 3 भी बोला जाता है इसको, ऐसे आयन 3 भी बोला जाता है, ठीक है। सो फेरिक आयन बन जाता है ये चीज। तो इट इज अगेन ऑक्सीडाइजेशन हो गया इसका और फर्दर, एंड यहाँ पे अब वो देखेंगे पूरा एक साथ। रेडिश कलर हाइड्रेट ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम Fe3 आयंस, इट इज कॉल्ड रस्ट। और वही क्या बन जाता है, रेडिश कलर का जो बन जाता है वो रस्ट फॉर्म होता है। इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा चीज अब एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस स्लोली सी दैट। देखिए Fe3+ पानी के साथ मिल रहा है, एंड अब पानी के साथ मिलते ही ये एक रेडिश, जो हमने देखा रस्ट का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3 इनटू ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O दिस टाइम, X मॉलिक्यूल्स था तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एंड अदर हाइड्रोजन के पॉजिटिव 6 आयंस रिलीज्ड हुए हैं। ओके, सो ये बेसिकली रस्टिंग फॉर्म हो चुका है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, होप आपको ये पूरा इतना समझ में आया होगा। इसके अंदर ये अच्छा पूरा प्रोसेस था कोरोजन का। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक प्लेस। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि एटमॉस्फेयर की वजह से अलग अलग मेटल्स में कोरोजन होता है, ऑक्सीडेशन वगैरह होके, consequently resulting in their damage, जो हम बोलते सड़ गया, मेटल सड़ गया, डैमेज हो गया, this is called corrosion। iron rusts and a reddish color layer is collected on it, this corrosion is of iron, इसको corrosion of iron कहते हैं। corrosion is a very serious problem, we will study in this in the next chapter। इसके बारे में और डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। so let's move ahead, I guess chapter okay, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। बहुत सिंपल, रेंसिडिटी हमने बहुत बार देखा होगा हमारे घर पे कभी कुछ चीज, फॉर एग्जांपल
जिस दिन समझो भजिए वगैरह बन रहे, पकौड़े वगैरह बन रहे हैं, तो वो तेल जो है वो हम रखते हैं और रात को फिर से हम उसमें पापड़ वगैरह तल लेते हैं। या नॉर्मल दूसरे जो शॉप्स होते हैं वो एक ही तेल के अंदर पूरा दिन भजिए तलते, वड़ा पाव तलते, समोसे तलते। तो ये एक ही तेल जो ज्यादा समय तक हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है, उसे रेंसिडिटी कहा जाता है। वो उसके अंदर एटमोस्फियर का रिएक्शन क्या होता है रखे हुए तेल में, उसका यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, इट इज फाउंड टू हैव फाउल ऑर्डर कॉल्ड रेंसिडिटी। उसकी एक बुरी खुशबू, खुशबू नहीं बोल सकते, बदबू, बुरी बदबू होती है जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। इसलिए जो तेल वाली चीजें होती है उसको हम एयर टाइट में बंद करते हैं, वरना उसका टेस्ट चला जाता है या खराब हो जाते हैं। वो ज्यादा देर के बाद खाओगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। If food is cooked in such oil, its taste also changes. When oil or ghee is left aside for a long time, fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation. वो एयर की ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है एंड रेंसिड बन जाता है। क्या वर्ड है? रेंसिड। इट बिकम्स रेंसिड। आपको ये याद रखना है, वर्ड रेंसिड बन जाता है। रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम रख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। तो ये बात तो मैंने अभी आपको बोली कि उसको एयर टाइट कंटेनर्स में बंद करके एयर के साथ उसको रिएक्शन करने का मौका ही नहीं देंगे, तो वो उसका रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। So that was rancidity. That was the end of chapter. Finally, थर्ड चैप्टर है हमारा साइंस 1 का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, बहुत ही मजेदार चैप्टर था एंड होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। एंड अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स में जो इक्वेशंस है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये फिलअप्स वगैरह तो आप सिंपली खुद से ही कर सकते हो, बहुत ही आसान सा। आप अगर चैप्टर अच्छी तरह से रीड करोगे, आप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सुनोगे, तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ये मुझे इक्वेशंस दिख रहे हैं, सो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, इसके अंदर बैलेंस वगैरह नहीं करना, सिर्फ बताना है कौन सा ऑक्सीडेशन है एंड कौन सा रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ये चीज बताना है। तो अब आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में कौन सी 3 चीजें हो रही थी एंड रिडक्शन यानी कौन सी 3 चीजें, उस बेसिस पे आप बता सकते हो। तो ये आप मुझे खुद आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये तो आपको अब समझना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडेशन है। याद रखो, फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ या तो मिलना, या तो टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, ओके, या हाइड्रोजन लूज कर देना, हाइड्रोजन एलिमेंट लूज कर देना। ये तीनों, अगर ये तीनों में से कुछ भी एक दिखा आपको, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है? इट इज हाइड्रोजन को गेन करना, हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो जाना, या टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, नॉर्मल कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करना वो, या तो लूज ऑक्सीजन, ऑपोजिट चीज है पूरा, दोनों में ऑपोजिट चीज है, लूज इलेक्ट्रॉन। और अगर दोनों चीज साइमल्टेनियसली होती है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर्स इसके क्या है, दैट वुड बी मोर फन टू डिस्कस दैट थिंग। ओके, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज। तो ये बैलेंसिंग मैं आपको बताऊंगा, ABCD। सो आई एम जस्ट गोना राइट इट डाउन इन द व्हाइट बोर्ड और फिर ये मैं पूरा आपको बैलेंस करके बताऊंगा। ओके, सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हमें डाइसल्फ्रिक एसिड दिया हुआ है। दिस इज योर, आई एम गोना राइट इट डाउन सिर्फ आपको बताने के लिए। डाइसल्फेट भी बोलते हैं इसको, डाइसल्फेट दिया हुआ है, ओके, और उसमें पानी मिला दिया जाए, वाटर, तो हमें H2SO4, अब तो ये याद ही हो जाना चाहिए बॉस, सल्फ्रिक एसिड मिलेगा। सल्फ्रिक एसिड, 2 एसिड जनरली आप बार बार नाम सुनोगे और यूज करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड। सो ये यहाँ पे फॉर्मेशन आप देख सकते हो, बैलेंस करने हमको बोला हुआ है।
आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है बैलेंस इक्वेशंस का, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले तो चेक करना है हमें कि बैलेंस्ड है कि नहीं। ओके, तो उसके लिए याद है मैंने आपको जब बैलेंसिंग इक्वेशन टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया था तब अच्छी तरह से पूरा फॉर्मेट बताया था, और उसके अंदर जो उन्होंने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं और वो आपको लिखना है एवरी टाइम, तब आपको वो मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ मैं वो पूरे स्टेप्स तो नहीं लिखूंगा, मैं ओरली आपको बोलूंगा खाली। तो सबसे पहले तो हम टेबल एक फॉर्म करते हैं जिसके अंदर हम काउंट करते हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड दैट इज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के है या नहीं। ओके, तो ये हमारा मेन मुद्दा था पहले, तो वो मैं यहाँ पे करूंगा कि एक सिंपल सा टेबल बना रहा हूं। तो आपको ये चीज टेक्स्ट बुक से वो स्टेप्स उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किए गए सारे स्टेप्स, एंड मैंने कराते वक्त भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो ही रिफर करेंगे, वो सारे स्टेप्स आप लिखेंगे पूरी तरह से। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो यूज होने वाले दैट इज हाइड्रोजन यूज हुआ है, सल्फर यूज हुआ है एंड ऑक्सीजन यूज हुआ है, तीन ही है दोनों तरफ। एंड लेफ्ट साइड दैट इज योर रिएक्टेंट साइड भी हम इसको बोलेंगे, रिएक्टेंट्स कौन से हैं, एंड योर राइट साइड दैट इज योर प्रोडक्ट। ओके, तो कितने टोटल है वो गिनेंगे, एच कितने हैं तो लेट्स काउंट 2 एंड यहाँ 2, टोटल कितने हो गए भाई 4 हो गए। लेट्स काउंट ऑन द राइट साइड, टोटल है यहाँ पे 2, ओनली 2, तो 2 की कमी हो गई। सल्फर कितना है 2 एंड दैट्स इट 2, जबकि राइट साइड में सिर्फ एक है 1। ऑक्सीजन देखिए 7 एंड 1 यहाँ का टोटल 8 होता है, राइट में 4 है दैट इज दिस। तो जरा नोटिस करो, ये तो बहुत सिंपल सा है, हाफ का डिफरेंस है, सब कुछ हाफ हो गया, 4 का 2, 2 का 1, 8 का 4। इट मींस राइट साइड में अगर मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, यहाँ पे अगर 2 लगा दूं बाहर की तरफ, ये बात भी मैं पहले बता चुका हूं, फैक्टर हम बाहर बढ़ाते हैं, इंडिविजुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं किया जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 नहीं लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर उसको मैं 8 नहीं कर सकता हूं। ओके, ये लॉजिक आपको समझना है, मैं बाहर की तरफ 2 लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं। ओके, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए यहां 2 लिखने पर सब कुछ ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, सल्फर 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन 4 टू जा तो 8 हो जाएगा। तो ये देखिए बैलेंस हो जाएगा। इट मींस बड़ा आसानी से मुझे मिल गया ये बैलेंस इक्वेशन, क्या करना है मुझे, तो आप लोग यहाँ पे पहले लिखोगे चेकिंग द इक्वेशंस कि इट इज बैलेंस्ड और नॉट। ये सारी लाइनें आपको टेक्स्ट बुक में पूरा जो स्टेप्स दिया है वो लोग ने पूरा स्टेप्स को वो लोग ने बोल्ड लेटर्स में भी लिखा हुआ है, डार्क करके भी लिखा हुआ है, स्टेप 1 स्टेप 2 टेबल के साथ आपको बताया हुआ है। तो आप ये पूरा चीज उस फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे वहां पे कि चेकिंग जो है क्या टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, पहले राइट द केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल इक्वेशन लिखा, उसके बाद लिखा है स्टेप लिखा है check whether the equation is balanced or not by comparing the number of atoms of the various elements present on the two sides of the equation। तो हमने कंपेयर किया और हमने देखा कि बैलेंस नहीं था। तो बैलेंस नहीं था तो सबसे पहले इट वॉज कन्वीनियंट टू, हमने ये भी पढ़ा था, जिस तरफ जो मैक्सिमम कंपाउंड है एलिमेंट्स के साथ वहां पे बैलेंस करना चालू करना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम सल्फरिक, यहाँ पर सल्फरिक एसिड का ही मैक्सिमम HSO4, तो यहाँ पर ही हम बैलेंस करना चालू करेंगे। ओके, यहाँ पर एक ही था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पर बैलेंस करना इजी था। एंड ये हमने इजीली देखा, टेबल जैसे ही बना आपने देखा कि यहाँ पे ट्वाइस करते ही बैलेंस हो जा रहा है। तो ये लॉजिक भी आपको समझना है। तो आपको वो पूरा लाइन जो है वो लोग ने जो लिखा है, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये वाला जो पूरा लाइन है आपके टेक्स्ट बुक में है वो पूरा कॉपी करना है और फिर टेबल बनाना है, नया टेबल। ये मैंने यहीं पे इंटू 2 करके बना दिया, ये मैंने यहीं पे इंटू 2 करके बना दिया। आप फिर से वो टेबल बनाओगे जिसके अंदर फिर से पूरा आप ये बनाओगे, जिसके अंदर आप इंटू 2 करके नई वैल्यूज 4 2 8 लिखोगे, ये नया वैल्यूज लिखोगे। एंड फिर वापस से आप इक्वेशन लिखोगे नीचे, वापस से आप इक्वेशन लिखोगे नीचे, बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब जो कि मैंने यहीं पे ऊपर लिख दिया था। तो आप फिर से वापस लिखोगे H2S2O7 प्लस H2O gives me 2H2SO4।
ये आप वापस लिखोगे पूरा इक्वेशन और फिर वापस फर्स्ट स्टेप रिपीट करोगे, दैट इज चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। वो लाइन लिखोगे और फिर आप लिखोगे द इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड फिर फाइनल इक्वेशन बोल के फिर से ये एक और बार देयरफोर बोल के ये फाइनल इक्वेशन फिर से लिखोगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। लेट मी वंस अगेन शो यू इन द टेक्स्ट बुक, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में आपके है, तो एक बार मैं वो दिखाई देता हूँ ताकि फिर वो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या स्टेप्स। सो लेट मी क्विकली, सारे स्टेप्स मेंशन हमने, और मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेप के हिसाब से कराया था जब पहली बार कराया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे वो पूरे स्टेटमेंट्स लिखने हैं बेसिकली आपको, तो आपको उसका मार्क्स काइंड ऑफ मिलेगा। तो ये देखो, ये मैं बात कर रहा था। सो आई विल बेसिकली, ये जो पूरा है स्टेप 1 स्टेप 2, लेट मी मार्क इट आउट फॉर यू गाइस। ओके, सो दिस वन। तो देखिए, बोल्ड, बेसिकली बोल्ड ब्लैक में आपको दिख रहा है स्टेप 1 ये लिखना है, फिर इक्वेशन लिखना है, फिर ये स्टेप 2 लिखना है आपको, फिर ये टेबल बनाना है, और फिर क्या ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपको यहां पर लिखना है। फिर ये स्टेप 3 ये लिखना कंपलसरी, ठीक है। ये ब्लैक वाली चीज, डार्क ब्लैक वाली चीज बोल्ड में जो लिखी है वो कंपलसरी है, एंड टेबल बनाना कंपलसरी है। ये ऑब्जर्वेशन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन था। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये एक्सप्लेनेशन था। ये आपको नहीं लिखना, आपको स्टेप में स्टेप, जिसमें स्टेप लिखा है स्टेप, स्टेप 1 2 3 ये लिखना कंपलसरी है, और बॉक्सेस बनाना कंपलसरी है। तो यहां पर हमने देखा एक चीज बैलेंस हुई थी, एंड फिर बाद में हम लोग, लेट मी स्क्रोल इट डाउन, स्टेप 3 स्टेप 4 भी था। ओके, ओके, फिर हमने न्यू इक्वेशन फिर से यहाँ पे बनाया था, फिर देखो चेक किया था, फिर से हमने चेक किया था, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। उसके बेस्ड पे हमने फिर से, अगर चेक करने पे आया कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो फिर से हमने टेबल बनाया था यहाँ पे। तो ये हमने जो अभी एग्जांपल किया उसमें तो एक ही बार में बैलेंस हो गया, तो एक ही बार में फिर स्टेप 4 लिख दिया हमने कि राइट डाउन द फाइनल इक्वेशन, और राइट डाउन द फाइनल इक्वेशन फिर से लिख दिया हमने फाइनल इक्वेशन। ओके, आपको चेक करने के बाद टेबल बैलेंस करने का ये बनाना है, और फिर ये फाइनल इक्वेशन फोर्थ स्टेप लिखना है। इन शॉर्ट, हर एक सम के अंदर आपके 4 स्टेप होने चाहिए, और टेबल कम से कम 2 या 3 जितने टेबल बनते वो फॉर्म करना है, जिसके अंदर एवरी टाइम ईच चेंज के बाद आप लेफ्ट साइड के टोटल एटम्स गिनोगे और राइट साइड के टोटल एटम्स गिनोगे। ओके, आई होप अब बहुत क्लियर आपको समझ में है। नेक्स्ट सम देखेंगे आपका उसी का। ओके, लेट मी अगेन शेयर द व्हाइट बोर्ड। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है आपको, ये सल्फर डाइऑक्साइड ये आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का आप देख सकते हो 2 है तो डाइऑक्साइड होता है, हम पहले ही जान चुके हैं ये। हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है, फिर जिसको मिला के बनता है सल्फर सॉलिड। देखिए गैसियस था, एक्वस सोल्यूशन मिला के बना सल्फर सॉलिड में, एंड वाटर। नाउ लेट्स, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो ये आपको लाइक चेक करना है, तो चेकिंग आप डायरेक्टली देख के कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, टेबल बनाना है आपको यहाँ पे। सो उसमें आपको लिखना है, दैट इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का चीज। तो लेट मी राइट, सल्फर है हमारे पास, एंड ऑक्सीजन है हमारे पास, एंड हाइड्रोजन है हमारे पास। ओके, सो दीज आर योर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स है ये लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट लिखना है आपको वहां पे, राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट्स आपको लिखना है। तो सल्फर एंड द लेफ्ट साइड इज 1 एंड 2, 2 टाइम्स, जबकि राइट साइड में इट इज ओनली 1 टाइम। ऑक्सीजन इज O2 एंड दैट्स इट, 2 टाइम्स, जबकि यहाँ पे इट इज 1 टाइम अगेन। Now hydrogen is 2 times, hydrogen is 2 times, और hydrogen is 2 times. So hydrogen balanced है, सल्फर और ऑक्सीजन है। अब चेक करके हमें पता पड़ा इट इज अनबैलेंस्ड, हमें बैलेंस करना है। नाउ सेकेंड स्टेप में आप लिखते हो इट इज कन्वीनियंट टू बैलेंस द इक्वेशन, जिसमें मैक्सिमम चीज आ जाती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो SO यानी सल्फर और ऑक्सीजन है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही 2 और 1, 2 और 1 हो रहा है, तो आप कोई भी बैलेंस करना चूज कर सकते हो यहाँ पे। सो लेट्स से कि यहाँ पे आप जो हो राइट साइड पे, लेट मी राइट इट डाउन द होल इक्वेशन इन ब्लैक,
और जहां पे मैं चेंज करूंगा वो सिर्फ मैं रेड लिखूंगा। तो SO2 प्लस H2S gives me सल्फर प्लस H2O। नाउ राइट साइड पे जो ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे इसको 2 बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूं यहाँ पे। ओके, एंड आपको बक्सा बनाना है फिर ऑक्सीजन के लिए नया सा, कि वो बैलेंस्ड हो चुका है, कि इट इज बैलेंस्ड नाउ। ऑक्सीजन के लिए आप बनाओगे, अभी ऑक्सीजन के लिए आप बनाओगे कि इनिशियली ऑक्सीजन वाज 1 ऑन द राइट साइड, और आपने उसको 2 into 1 कर दिया, दैट इज 2 कर दिया। ओके, इनिशियली यानी स्टार्टिंग में, एंड अभी फाइनल अभी आपका ये दिख रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे 2 लगाने से ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। इनिशियली 1 था, ये पूरा लेफ्ट साइड का है, ठीक है, ये पूरा लेफ्ट साइड का था, ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट साइड। इनिशियली 1 था, ये पूरा राइट साइड का है, ठीक है, ये पूरा राइट साइड का है। इनिशियली राइट साइड में 1 था यहाँ पे, और आपने 2 कर दिया। अब वो बैलेंस हो चुका है अपने लेफ्ट साइड के साथ। लेकिन जरा नोटिस करो, यहां 2 लिखने से हाइड्रोजन फिर से इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन जो है फिर से इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 into 2 यानी 4 हो गया, और यहां पर अभी तक हमारा 2 ही है। तो मेरे को फिर से, यानी हमने ये स्टेप है फिर से चेक करना कि नाउ चेक करो न्यू इक्वेशन आपका जो बना वो बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। तो ये फिर से बैलेंस नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट टेबल आप बनाओगे। आई एम गोना जस्ट चेंज दिस, यहीं का मैं इरेज करके वैल्यू चेंज कर रहा हूं एक्चुअली। तो हाइड्रोजन हमारा, ओके, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, आपको फिर से टेबल बनाना है, ठीक है, आपको टेबल फिर से बनाना है, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। तो सल्फर तो 2 था और वो 1 ही है, एंड ऑक्सीजन अब 2 था और दोनों तरफ 2 हो चुका है। लेकिन हाइड्रोजन अब लेफ्ट में 2 है, जबकि राइट में 4 हो चुका है। तो नेक्स्ट अब मैं देखता हूं कि अगर हाइड्रोजन वाला जो पूरा है एंड सल्फर वाला साथ में आ गया है इधर, राइट, और इधर मैं जैसे ही 2 लगाता हूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा और सल्फर 2 हो जाएगा। सल्फर जो है वो 2 हो जाएगा, और यहां पे प्लस यहां का सल्फर, यानी टोटल 3 हो जाएगा। तो जिसको मैं यहां पर फिर बाद में बैलेंस कर दूंगा। तो पहले अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं यहां 2 लिख देता हूं। तो लेट मी राइट दैट इक्वेशन। आई एम गोना यूज, ओके, नीचे ही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जगह थोड़ा सा। ओके, सो मैं नीचे लिखता हूं। नेक्स्ट मेरा चेंज वाला पार्ट में फिर से रेड में लिखूंगा, बाकी पूरा ब्लैक में लिख रहा हूं। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये हमने अभी फॉर्म कर दिया था। अब यहां पे 2H2S कर देंगे, यानी यहां 2 हमने लगा दिया। अब इससे सल्फर का मात्रा फिर से चेंज हो गया, तो सल्फर अब मैं फिर से इसी बॉक्स में चेंज कर रहा हूं। आपको दूसरा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको दूसरा बॉक्स बनाना है। हर एक स्टेप के बाद वो बॉक्स बनाते जाना है, ठीक है, बार बार चेक करना है वो कि अभी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, चेक करना है आपको एवरी टाइम। ये बॉक्स फिर से बनाना है। तो इस बार ये वाले इक्वेशन में आप देखेंगे, नीचे वाले लास्ट वाले में सल्फर अब टोटल लेफ्ट साइड में 3 हो चुका है, 1 2 और 3 हो चुका है, और राइट साइड में अभी तक 1 है। ऑक्सीजन जबकि 2 है एंड राइट साइड में भी 2 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन जबकि 4 है और राइट साइड में 4 है, बैलेंस्ड हो चुका है। सो अब फिर से सल्फर बैलेंस करना है मुझे खाली। तो अगर मैं यहां पे सल्फर राइट साइड में 3 है ना, तो इंटू 3 कर दूंगा, कुछ भी और चेंज नहीं होगा, मतलब बैलेंस्ड हो जाएगा अपने आप। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखूंगा, नया इक्वेशन लिखूंगा फिर से। अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप में ही लिख रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट लाइन पेज में ही लिख रहा हूँ। SO2 था एंड फिर क्या था, +2 H2S, that is hydrogen sulfate, which gives me sulfur and 3 times sulfur मैं इस बार बैलेंस करने के लिए, and total 2 molecules of water. सो ये आप फिर से चेक करेंगे। फिर से चेक करने के लिए आप फिर से पूरा टेबल बनाएंगे। तो टेबल यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूं। ओके, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
तो सल्फर 3 है यहाँ पे 1 एंड दिस 2 दैट इज 3, यहाँ पे 3। ओके, फिर ऑक्सीजन 2, फिर ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी 2। ओके, राइट में हाइड्रोजन 2 2 4 और यहाँ पर भी 2 2 4। तो अब ये बैलेंस हो चुका है। तो ये फाइनल चेक के बाद, ये टेबल के बाद आप लिखोगे फाइनल इक्वेशन, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन वुड बी, फिर से पूरा कॉपी पेस्ट, SO2 plus 2H2S gives me 3 sulfur plus 2 molecules of water, जिसमें फिर से आप नीचे वो लगा सकते हो कि ये गैस था, ये आपका एक्वस सोल्यूशन में था, ये आपका सॉलिड था, ये आपका लिक्विड है। सो दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको खाली एक चीज समझनी, मैंने टेबल एक ही में चेंज करके बताया था, बार बार नहीं बनाया था, आपको चेंज करके एवरी टाइम इक्वेशन बैलेंस करते जाना है। सो दैट वाज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी। सो C1 आपका दिया हुआ है सिल्वर, सिल्वर है हमारा, ये सिल्वर AgOG सिल्वर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैंने आपको फिर से बोला कि हमारे दो ही एसिड जो बार बार यूज होने वाले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनको मिला के हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। सो ये तो देख के ही पता पड़ रहा है कि बैलेंस नहीं है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। ये डाउनवर्ड एरो यानी कि सॉलिड, यानी कि पर्सिपिटेशन, पर्सिपेट करता है, प्रेसिपिटेट, पर्सिपिटेट नहीं प्रेसिपिटेट करता है, प्रेसिपिटेट, चबा के थोड़ा सा बोलना है। एंड हाइड्रोजन गैस, अपवर्ड एरो मींस, ये सारी बातें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। सो अब इसको पहले देख सकते हैं फिर से। स्टेप 1 चेक करना है, तो चेक करके हमें पता पड़ता है, टेबल बनाएंगे, टेबल बना के हमें पता पड़ेगा कि Ag क्लोराइड और हाइड्रोजन की ओरिजिनल मात्रा लेफ्ट और राइट में कितनी है। ओके, अब मैं रफली बना रहा हूं पूरा ये चीज, आप अच्छी तरह से इसको टेबल वगैरह बनाएंगे, एलिमेंट नाम सब कुछ अच्छी तरह से लिखेंगे। सो सिल्वर एक है, राइट में भी एक है, सो चलो बैलेंस, अच्छी बात है। क्लोरीन एक है, राइट में एक है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन एक है लेकिन यहाँ दो है, तो ये अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ 2 है तो सीधी सी बात है, मुझे लेफ्ट में ही बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 लाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लाऊंगा तो देखिए साथ में क्लोरीन है, तो वो भी 2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, मतलब फिर से मुझे राइट साइड जाना पड़ेगा इसको 2 बनाने के लिए। इसको 2 बनाऊंगा तो सिल्वर भी 2 हो जाएगा, तो फिर से लेफ्ट आऊंगा, इसको 2 बनाऊंगा, तब जाके देखूंगा कि यहाँ भी तो 2 हो ही गया रहेगा, तो ये अपने आप सारा चीज बैलेंस्ड हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही ओरली आपको बताने की कोशिश की कि ये कितना आसान है। आप सिंपली थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक से आप ये पूरा कर सकते हो। बस अब यही प्रोसेस आप देखिएगा, हमें कैसे अब 5-6 स्टेप में जाना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने बात किया हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है लेफ्ट में, तो उसको बैलेंस करेंगे। तो ये बात स्टेप 1 लिखने के बाद, चेकिंग वाला लाइन लिखने के बाद, स्टेप 2 वाला लाइन जो पूरा वो लोग ने दिया है बोल्ड लेटर्स ब्लैक में, वो लाइन लिखने के बाद आप नया इक्वेशन क्या लिखोगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सो द इक्वेशन वुड बी Ag plus HCl gives me AgCl प्लस H2। अब जो चेंज है वो मैं रेड से लिख रहा हूं, तो आई एम गोना 2, यहां पे हमने बैलेंस किया। ये करने के बाद आप फिर से चेक द इक्वेशन वाला लाइन पूरा लिखोगे एंड फिर से टेबल फॉर्म करोगे। मैं फिर से टेबल नहीं फॉर्म कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर इसी टेबल में चेंजेस कर रहा हूं जो चेंजेस आएंगे। तो आई एम गोना इरेज दिस पार्ट एंड मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, क्या नया बनेगा। आपको फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। तो नाउ लेफ्ट में सिल्वर 1 है, राइट में सिल्वर 1 है, लेफ्ट में क्लोरीन 2 है, राइट में क्लोरीन 1 है, लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट राइट में 2 है, ये बैलेंस हो गया। सो क्लोरीन अब 2 और 1 हो चुका है, तो इट मींस मैं फिर से राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में 2 लिखता हूं। आई राइट देयर 2 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरा होगा, फिर से आई एम गोना राइट एवरीथिंग इन ब्लैक, खाली जो चेंज होगा वो मैं रेड में लिखूंगा। तो ये पूरा ना पूरा कॉपी कर रहा हूं पहले मैं,
एंड फिर यहाँ पे चेंज जो है दैट इज क्लोरीन के यहाँ पे राइट साइड में 2 लिखता हूं। जैसे ही ये करता हूं तो सिल्वर भी 2 हो जाता है, वो भी आपको देखना है। 2 सिर्फ इसको लागू नहीं होता है, 2 सिर्फ दोनों को, 2 दोनों को लागू हो जाता है। ओके, एंड सर ऐसा लिख देते तो हो जाता ना? नहीं बेटा, ऐसा लिखोगे तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो बाहर ही फैक्टर बढ़ा के लिखना है, तो दोनों का 2 हो जाएगा। तो अब नया टेबल फिर से बनाएंगे, तो फिर से लिखेंगे चेकिंग वगैरह वाला लाइन जो है लिखेंगे, चेकिंग द इक्वेशन के इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो नया वाला टेबल के हिसाब से लेफ्ट में सिल्वर 1, लेकिन अब यहाँ पे 2, क्लोरीन 2 और यहाँ पर 2 विच इज बैलेंस, हाइड्रोजन 2 एंड यहाँ पे 2 विच इज बैलेंस्ड। लास्ट बैलेंस बाकी है, लेफ्ट में सिल्वर अकेला है तो इंटू 2 कर दो उसको यहाँ पे। तो अगेन यू विल राइट द न्यू इक्वेशन इट इज 2Ag, यहाँ पे फर्क आएगा खाली, बाकी सारी चीजें मैं कॉपी पेस्ट यानी कि ब्लैक में लिख रहा हूं, 2AgCl प्लस H2 गैस। अब फिर से आप बोलोगे चेकिंग द इक्वेशंस, अब चेक करोगे जैसे ही आप, तो आपको मिलेगा बैलेंस इक्वेशन। देखिए 2 टाइम्स सिल्वर तो राइट में भी 2 टाइम्स सिल्वर, 2 टाइम्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो राइट में भी 2 टाइम्स क्लोरीन एंड हाइड्रोजन 2 और गैस का भी 2। तो अब ये बैलेंस हो चुका है। ये आप फिर से टेबल बनाओगे, फाइनल टेबल आपका ये देखिए, आई गेस तीसरी या चौथी बार टेबल बनाइए एंड फिर आप लिखोगे फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू, ये लिख के फिर से आप ये पूरा अच्छी तरह से लिखोगे, फिर से पूरा अच्छी तरह से लिखोगे, दैट इज योर कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। होप आपको समझ में आया, होप आपको मजा आ रहा है। फाइनल हमारा क्वेश्चन देखेंगे अभी। सो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो वही है जो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त पूरा एक्सप्लेन किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्मेशन में सोडियम सल्फेट एंड H2O दैट इज वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, तो ये मैं आपको नहीं अभी बताऊंगा, ये आप अब अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे एंड आप मुझे बताएंगे। ये पूरा वही है जो हमने सॉल्व किया था जब मैंने आपको बैलेंसिंग इक्वेशन ऊपर बताया था, तभी हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया था। ओके, सो इसको अगर ओरली अगर मुझे सॉल्व करना है तो आप क्विकली देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरा पहला दिमाग में तुरंत यही चलेगा कि मैं यहाँ पे लेट मी राइट द चेंजेस इन रेड, यहाँ मैं 2 कर दूं। यहाँ जैसे ही 2 करूंगा वैसे ही याद रखो O और H भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो लेट मी सी इफ इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो यहाँ पर देखिए टोटल O 2 एंड यहाँ पे 6, तो यहाँ पर 4 टाइम्स एंड यहाँ पे 1 टाइम, तो इट मींस यहाँ 2 लिखूंगा तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल हो चुका है 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो चुका है 4, सब कुछ आई गेस बैलेंस हो चुका है। सल्फर इज 1 टाइम, यहाँ पर सल्फर इज 1 टाइम। सो दिस वाज द इक्वेशन। आंसर मुझे अगर याद है तो यही आंसर था, फाइनल आंसर। सो दैट वाज लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक, that was the end of बैलेंसिंग द इक्वेशंस वाला पार्ट पूरा सब कुछ। एंड सिर्फ क्वेश्चन 7 ही था। ये तो आप मुझे अब बताओगे कि कौन सा क्या हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, किसमें दोनों तरफ हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 8 वाला इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो एकदम सिंपल है गाइस, ओरल देख के आप बता सकते हो किसमें हीट स्टार्टिंग में इन्वॉल्व हो रही है और किसमें हीट रिलीज हो रही है। जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, जिसको हीट रिक्वायर होती है वो एंडोथर्मिक। तो ये आपको देखकर ही पता पड़ जाता है कि विच इज एक्सोथर्मिक विच इज एंडोथर्मिक। यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ABCD इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो देख के पता पड़ता है। डेल्टा साइन मतलब भूलना मत, डेल्टा मतलब क्या था, हीट प्रोवाइड हो रहा है उसको। तो ये मैंने एक हिंट दे दिया आपको अगेन। सो दैट वाज द होल चैप्टर। ये क्वेश्चन 9 भी मैच द कॉलम भी आप बताना किसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ये बात भी अभी आपको सब आनी चाहिए अगर आपने चैप्टर पे ध्यान दिया है। सो दैट्स इट एंड ऑफ चैप्टर। होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट्स में मुझे आंसर दो गाइस, कमेंट्स में मुझे आंसर दो। आई लव इट व्हेन यू आंसर द questions which I asked you during the video. So do that
ताकि आपका नॉलेज पे ज़्यादा वो चीज़ बरकरार ये रहे कि यस आपने राइट आंसर दिया है एंड आई विल फील गुड अबाउट इट कि आपने सीखा है सही। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। Thank you so much. Bye. Take care. Keep learning. Keep sharing. Keep smiling. Thank you so much. Bye. Bye.